हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 10 हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 आज शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात की चाइना की, बात की पाकिस्तान की। चाइना के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को हमने स्टडी कर लिया 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट हमने पाकिस्तान के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को स्टडी कर लिया। अब हम करेंगे क्लास इन सब का क्लास कंपैरिजन इंडिया के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अगर बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट तीन के तीन कंट्री का, वो क्लासिफाई इनटू डेमोग्राफिक इंडिकेटर, जीडीपी, और तीसरा है क्लास सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्लास हम लोग इन तीन बेसिस पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करने वाले हैं। We shall now comparatively analyze the development of India, पाकिस्तान और चाइना। इन तीनों से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या तो क्लास डोमेस्टिक जीडीपी के बेसिस पे, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, या डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्लास कौन कंट्री किससे बेहतर है इन तीनों इंडिकेटर्स में। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर। सर क्या हमें ये पूरा का पूरा याद करना है? सो आंसर इज नो। मैं तुम्हें अगले 5 मिनट में जो भी कुछ बताऊंगा इसके बारे में बस तुमको उतना ही याद करना है, और इन सब का रीजन जानना है कि कोई फिगर अगर है तो वो क्यों है, किस वजह से है, रीजन। ये चार्ट, ये टेबल आपको एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बना हुआ आता है। एग्जामिनर आपको ऑलरेडी क्लास चार्ट बना के देगा, या इसका आधा बना के दे देगा, एक या दो बेसिस बना के दे देगा आपको, और आपको उसे एक्सप्लेन करना है। सिंपल, यानी डाटा देखो, डाटा को एक्सप्लेन करो। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। डाटा को रट्टा मार्क लिखना नहीं है आपको, ठीक है। या फिर आप ये ध्यान से समझ लो कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में कौन किस इंडिकेटर में कौन सबसे आगे है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले यहाँ पे कंट्री की बात करें, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मिलियंस में है क्लास, ये ध्यान रखना। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़, चाइना की 139 करोड़ और पाकिस्तान की 212 करोड़। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 17-18 के डेमोग्राफिक इंडिकेटर में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हाई डेंस कंट्री जो है, सॉरी मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री जो है वो है चाइना, और लोएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री इन तीनों में कौन है क्लास? पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी जितनी ही आप मान के चलो, जो हमारा यूपी है ना, वही क्लास बहुत है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। आबादी की बात करें तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के एनुअल ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का जो है क्लास 1.03 है, चाइना का क्लास 0.46 है, और पाकिस्तान का 2.05। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो एनुअल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है सॉरी, वो सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे थी चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पाकिस्तान। लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट के मामले में चाइना का ग्रोथ रेट सबसे कम है। चाइना ने एक टाइम पे लेके आई थी क्लास वन चाइल्ड पॉलिसी, लगभग 2015 में आई थिंक उसको बंद कर दिया गया, उसको फ्लॉप मान के बंद कर दिया गया। चाइना एक पॉलिसी लेके आती है कि वन चाइल्ड पॉलिसी, घर में एक ही बच्चा होगा। ऑब्वियसली चाइना के लोगों ने भी इंडिया के लोगों की तरह सोचा कि भाई मेल डोमिनेंस, कि भाई अगर एक ही बच्चा होगा तो लड़का हो, क्योंकि लड़का होगा तो हमारा समाज आगे चलेगा, हमारा जो मतलब कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी और वो अपना परिवार चलाएगा, हमारा नाम चलता रहेगा, हमेशा हमारी पीढ़ी चलती रहेगी। तो सारे लड़के हो जाएंगे तो लड़के शादी किससे करेंगे फिर? बच्चा कैसे होगा? ऐसे तो कंट्री खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, और ऐसा ही होने लगा, जिसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन में काफ़ी गिरावट आई, और चाइना का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 0.46 है, ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। ध्यान रखना, ठीक है, जो अब नहीं है, अब खत्म कर दिया गया उसको। तो ये इन तीनों में क्लास सबसे आगे कौन निकल गया क्लास एनुअल ग्रोथ रेट में? पाकिस्तान। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो इंडिया में क्लास सबसे हाई डेंस है, इंडिया में भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, 455% रहते हैं क्लास इतनी सी जगह में, जबकि इतनी सी जगह में चाइना में सिर्फ 148 और पाकिस्तान में फिर भी 275 लोग रहते हैं। तो चाइना में भीड़ सबसे ज़्यादा है क्लास। तो इस मामले में इंडिया जो है हाई डेंस पॉपुलेटेड कंट्री बन जाता है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं? इसमें भी क्लास इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे खराब है, 924 फीमेल्स है जस्ट 1000 मेल में, जबकि यहीं पे चाइना में 949 फीमेल्स हैं हर 1000 मेल पे, और क्लास पाकिस्तान का भी चाइना जैसा ही है, 943 फीमेल्स हर 1000 मेल पे। फर्टिलिटी रेट ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है? ये अप्रॉक्सीमेटली 2 होना चाहिए, एक अच्छा रेशियो 2 माना जाता है, बट ये उससे भी कम है क्लास, यानी कि जो
ऑन एन एवरेज हर एक महिला 1.7 बच्चे ही पैदा करती है चाइना में, इसीलिए चाइना की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे घट रही है क्लास, और बहुत कम होती चली जा रही है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, बट ये आज की बात है। 17-18 की बात करें तो चाइना ही नंबर 1 पे है 1.7, और फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.2 है इंडिया का, और फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है 2.05, और ये 3.6 है। और फर्टिलिटी मतलब हर एक महिला फर्टिलिटी रेट जो है 3.6 है, हर एक महिला लगभग 3.6 बच्चे पैदा करती है, 3 से 4 के बीच बच्चे पैदा करती है। अर्बनाइजेशन के मामले में इंडिया का सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इंडिया का 34% एरिया ही अर्बनाइज है, जबकि क्लास चाइना का 59 और पाकिस्तान का 37। तो इंडिया में अभी रूरल एरिया का जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्लास ये रेशियो कम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों में कौन आगे है? जैसे हाई डेंस में क्लास कौन आगे है? क्लास सबसे अच्छी कंट्री जो है वो चाइना है, सबसे खराब कौन है? क्लास इंडिया। फर्टिलिटी रेट में सबसे अच्छी कंट्री कौन है? सबसे खराब कंट्री कौन है? इस तरीके से कौन टॉप पे है, कौन मिडिल में है, कौन सबसे नीचे है, ये आपको पता होना चाहिए। भले ही फिगर नहीं याद है, और हाँ पता होना चाहिए ये सबसे ऊपर था, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये आपको पता होना चाहिए डेमोग्राफिक इंडिकेटर में। आई होप ये क्यों है, क्यों ज़्यादा है, ये सब चीज़ क्लास आपको पता चल। पॉपुलेशन बहुत कम है क्लास पाकिस्तान की, तो वहाँ पे ऐसी कोई रोक नहीं है जिसकी वजह से क्लास महिलाएं बच्चे, आप देखो आप जो भी मुस्लिम्स हैं, मोमडन है, आप देखोगे ना, चाहे इंडिया में चाहे बाहर भी, उनकी फैमिली कहीं ना कहीं क्लास आपको बड़ी मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि फैमिली जो है वो बड़ी है, उनका कल्चर ऑब्वियसली अलग है, तो फैमिली भी क्लास कहीं ना कहीं बड़ी देखने को मिलती है। जीडीपी ग्रोथ रेट, अभी तक हमने बात की डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या क्या आ गए, एक बार ये भी चेक करो। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या क्या आ गया? पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट और अर्बनाइजेशन। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। व्हेन द इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट इज पॉजिटिव। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी पॉजिटिव रहेगा। इफ इट इज ग्रोइंग इट शोज मोर इनकम जनरेशन इन इकोनॉमी। मोर इनकम देखो, जीडीपी जितना बढ़ेगा इसका मतलब पर पर्सन को उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा देश के प्रोडक्शन में। इफ इट इज नेगेटिव देन कंट्री इकोनॉमी इज इन रिसेशन। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रहा है इसका मतलब कंट्री रिसेशन में है, मंदी हो रही है कंट्री के अंदर, जो कि ठीक नहीं है, बेरोजगारी भी होगी उससे। चाइना विद सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी एज मेजर्ड बाय पीपीपी। अब इस चीज को भूल जाओ आप, अभी मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे इस चीज के बारे में। पीपीपी क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर मतलब पैसा, आप जिससे सामान खरीदते हो। अगर मैं कोई एक बर्गर इंडिया में 30 रुपए का खरीदता हूं, ठीक है, $1 मान लो 80 रुपए का है, ठीक है, इंडिया में मैं 30 रुपए का कोई बर्गर खरीदता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ये इसी रेट से मिलेगा। या फिर मान लो इंडिया में एक बर्गर 80 रुपए का खरीदता हूँ, चलो एग्जाम्पल अच्छा बन जाएगा। अगर मैं इंडिया में एक बर्गर खरीदता हूँ 80 रुपए का, या एक टाइम का खाना खाता हूँ 80 रुपए का, इंडिया में आप एक टाइम का खाना 80 रुपए में आराम से खा सकते हो। किसी ढाबे पे जाके आप पूरा पेट भर के झिकवा खा सकते हो क्लास 80 रुपए का, रोटी सब्जी। हाँ, अगर आप बोलोगे नहीं मुझे भी 5 स्टार खाना है तो बात अलग है, बट नॉर्मली अगर आप यहाँ जाते हो 80 रुपये पेट भर खाना खा सकते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अमेरिका में भी जाके $1 में आप पेट भर के खाना खा सकते हो, नहीं मिलेगा आपको। $1 में शायद पानी की बोतल ही मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। तो एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं पीपीपी की, परचेसिंग पावर पैरिटी, कि एक प्लेट खाना अगर इंडिया में आप 80 रुपए का खाते हो तो आपको अमेरिका में कितने डॉलर का खाने को मिलेगा। तो अमेरिका में क्लास आपको मान लो $5 का खाने को मिलेगा, यानी कि 16। तो जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो 16 है। मतलब कि अगर आप इंडिया में 16, अगर एक इंडिया में 16 रुपए कमाते हो तो वहां पे क्लास आपको $1 कमाना पड़ेगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट है इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, और ये एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ लाइफस्टाइल अगर आप इंडिया में जी रहे हो तो आपको अमेरिका में कितना पैसा चाहिए सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए, सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए। अगर यहाँ मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो अमेरिका में मुझे सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए, सेम खाना पीना, रहन सहन, कपड़े लत्ते, सेम चीज़ें, सेम अपना कंडीशन, लिविंग कंडीशन गुजारने के लिए मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, उस रेट को क्या बोलते हैं? परचेसिंग पावर पैरिटी। तो अगर देखा जाए एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इंडिया का 1980 में 1980 टू 1990 ये था 5.7 क्लास, अब ये 15-17 में हो गया 7.3। तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे अच्छा है। चाइना का 10.3 था जो कि डाउन हो गया 6.8, बिकॉज पहले ही बहुत हाई था। पाकिस्तान का 6.3 था क्लास, अब हो गया 5.3। तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट घट रहा है, जबकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट आपको बढ़ते स्टेज में मिलेगा, राइट। अच्छा, अब ये जो डेटा दे रखा है $1 ट्रिलियन का क्लास, ये आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। इंडिया की जीडीपी 8.07 ट्रिलियन है, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग है, पीपीपी के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। जबकि क्लास पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ इसका 12% है, और चाइना की पीपीपी के अकॉर्डिंग क्लास 19.8 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन मतलब लाख करोड़,
मतलब 19 लाख करोड़ और इनटू फिर 80 करोड़ डॉलर में है ये फिगर। तो ये इतने बड़ी क्लास इकोनॉमी बन के आएगी, इतना बड़ा अमाउंट बन के आएगा। अब समझते हैं पीपीपी क्या है। एक पाउंड में $2 आता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ध्यान समझना, एक पाउंड यानी कि $2, ये सिर्फ अज्यूम किया गया है, रियल में नहीं है, ठीक है। एक पाउंड में $2, मतलब जो यूके पाउंड है, एक पाउंड में $2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप यूके की बात करते हो, ब्रिटेन की बात करते हो, तो वहां पे मान लो एक बर्गर आता है $2.29 का, ठीक है। और यूके में सॉरी अमेरिका में जो बर्गर आता है, सेम बर्गर, वो आता है 3.57, सॉरी अमेरिका में $3.57 है और यूके में 2.29 पाउंड है, ठीक है। आप ये समझ गए। तो अगर आप देखोगे तो एक पाउंड की जो परचेजिंग पावर की वैल्यू है वो अमेरिका में $1.56 के बराबर है। इस एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। और सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो ये इंडिया में $100 का क्लास बर्गर आता है और अमेरिका में क्लास मान लो $2 का बर्गर आता है। इंडिया में एक बर्गर $100 का है और अमेरिका में क्लास एक बर्गर जो है वो कितने का क्लास हो गया, 2 का हो गया। मतलब 1:50 है। यानी कि अगर आप इंडिया में $50 कमाते हो, सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए क्लास अमेरिका में आपको $1 कमाना पड़ेगा, सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए। लेकिन एक्सचेंज रेट कितने का है क्लास, वो ₹80 का है। $1 इज इक्वल टू ₹80। तो एक्सचेंज रेट अलग है, परचेसिंग पावर पैरिटी अलग है। परचेसिंग पावर पैरिटी सिंपली बताता है क्लास कि इंडिया में हम जो कमा रहे हैं उसी लाइफस्टाइल को जीने के लिए हम क्लास अमेरिका में कितना कमाएंगे, और ये हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं कॉमन। देखो हर कंट्री की जीडीपी अलग अलग है। हमारी जीडीपी अलग है, ₹100, ₹50, 100 लाख, 50 लाख जो भी है। और अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, चाइना की अलग है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे हर कंट्री की जीडीपी को, तो एक कॉमन रेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। Purchasing power parity (PPP) is an economic theory that allow the comparison of the purchasing power of various world currency to one another। तो आप अपनी करेंसी से कैसे पूरी वर्ल्ड की करेंसी से कंपेयर करोगे। It is theoretical exchange rate that allow you to buy the same amount of goods and services in every country। तो आप क्लास सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस कंट्री में कितना खरीद सकते हो उस पैसे से। पीपीपी कंपैरिजन आर डन बाय वर्ल्ड बैंक। 2021 की बात करें तो 23.14 रुपीस चाहिए आपको $1। मतलब अगर आप इंडिया में ₹23 कमाते हो, इसका मतलब आपको सेम लाइफस्टाइल गुजारने के लिए अमेरिका में $1 कमाना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये क्लास 2021 का रियल डेटा है, हाँ, बट ये क्लास एक्सचेंज रेट आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और बनाता कौन है क्लासेस को, वर्ल्ड बैंक। यूएस डॉलर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल करेंसी, देयरफॉर जीडीपी ऑफ डिफरेंट करेंसी आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो आप देखोगे हर हर जैसे आप ये देखते हो कि किसकी वेल्थ सबसे ज्यादा है ना, किसकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा, गूगल पे सर्च करो अमीर इंसान की नेटवर्थ, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, तो वो है अलग अलग कंट्री की, लेकिन उनकी नेटवर्थ किस में आती है, यूएस डॉलर में, कॉमन डॉलर में, इतने बिलियन डॉलर या इतने ट्रिलियन डॉलर, इस तरीके से। तो ये हमेशा कॉमन है, डॉलर जो है वो कॉमनली क्लास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी मानी जाती है, इसीलिए क्लास कंपैरिजन जो किया जाता है यूएस डॉलर में किया जाता है। आई होप पीपीपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। आप कोई भी खाने पीने का आइटम, बर्गर या मील लेके भी एग्जांपल ले सकते हो कि इंडिया में अगर आपको एक बर्गर ₹100 का मिलता है तो सेम बर्गर खरीदने के लिए आपको अमेरिका में कितने डॉलर चाहिए होंगे। तो ये नहीं कि आप रेट से कंपेरिजन, इंडिया में मान लो आईफोन 80,000 का मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका में ये $1,000 का मिलता होगा, ये जरूरी नहीं है। एक्सचेंज रेट अलग है, समझ रहे हो बात, एक्सचेंज रेट अलग है। कोई सोचता है कि सर अमेरिका में तो मुझे सैलरी जो है 5 लाख मिलती है, इंडिया में 1 लाख सैलरी मिलती है, तो भैया अमेरिका में तेरे खर्चे भी जो है, इंडिया में अगर तू 80,000 खर्च कर रहा है तो अमेरिका में तेरे खर्चे 4 लाख होंगे। इंडिया में तो 4,000 का कमरा लेके रहता है, अमेरिका में तो 4,000 मतलब कि कमरा नहीं मिलेगा आपको उसमें, अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तब भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 25-30 हज़ार खर्च करना पड़ेगा सेम कमरे के लिए जो आप इंडिया में 4,000 रुपये में रह रहे हो, समझ रहे हो बात को, तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, देखो अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी डेमोग्राफिक इंडिकेटर की, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में। अब हम बात करेंगे सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन टू जीवीए या फिर जीडीपी और कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। हम बात कर रहे हैं कि किस काम को कितने लोग करते हैं। दूसरा क्लास जीडीपी क्या है हर एक कंट्री की। अगर मैं बात करूं सेक्टर की तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, 3 तरह के सेक्टर है। इंडिया की बात करें क्लास, ये पूरा का पूरा आपको रट्टा नहीं मारना है, ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है बस
ये पूरा आएगा एग्जामिनेशन, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन अ बेटर वे, राइट। एक ये बना हुआ आ गया, आपको 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है इसको। तो सबसे पहले इंडिया की बात करें। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट करता है। अगर देश के अंदर क्लास 100 रुपए का ही माल बना है, पूरे देश के अंदर 100 रुपए का ही सामान बना है, तो खेतीबाड़ी से आया हुआ सामान उसमें सिर्फ 16 है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर 30 और सर्विस सेक्टर 54। तो यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिल गई कि इंडिया में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल आउटपुट जो बन के आ रहा है, एग्रीकल्चर का बहुत कम है, इंडस्ट्री का उससे ज्यादा, सर्विस का सबसे ज्यादा। अब यहां बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, लोग कितने काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग बस काम है। इंडिया में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 16% है, जबकि 43% लोग खेतीबाड़ी पे काम कर रहे हैं। आज भी इंडिया में 43% लोग जो है वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मतलब देश की आधी जनता खेतीबाड़ी कर रही है, लेकिन खेतीबाड़ी से जो आउटपुट निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है क्लास, 16% है। दूसरा, इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 30% है, लोग काम कर रहे हैं 25%। और सर्विस सेक्टर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जो जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो आधे से ज़्यादा है, और लोग काम कर रहे हैं सिर्फ 32। तो इसका मतलब अभी देखो, एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट बहुत कम है। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम लोग लेस ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, लेस मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, सरकार की तरफ से किसानों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से क्लास एग्रीकल्चर में लोग बहुत काम कर रहे हैं, आधी आबादी काम कर रही है, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 16% है। ये बहुत हार्श है, जबकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो कोई आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, सर खेतीबाड़ी में, लेकिन जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का, यानी टर्चरी सेक्टर का। ठीक है, इंडिया हो गया। अब आता है चाइना की बात। चाइना का जो टोपोग्राफिक कंडीशन है, चाइना का जो क्लाइमेट कंडीशन है, वो खेतीबाड़ी के लिए नहीं बना एक्चुअली, जिसकी वजह से चाइना में खेतीबाड़ी का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% है, जबकि चाइना में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों बहुत अच्छे हैं। चाइना के घर घर में इंडस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो 41% लोग, चाइना जो जीडीपी है टोटल चाइना की, उसमें 41% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है और लगभग 52% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। जबकि चाइना में एग्रीकल्चर में लोग 26% काम करते हैं। एक्चुअली एग्रीकल्चर ना है ऐसा सेक्टर जहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा काम करते हैं। 26% लोग काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% है। और 28% लोग काम करते हैं क्लास किसमें, इंडस्ट्री सेक्टर में। और चाइना में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चाइना में 46% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और इंडिया में 43% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। आप डिफरेंस देख रहे हो। तो चाइना में सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, आपका टर्चरी सेक्टर में, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में। चाइना की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे काम सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। चाइना की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग काम कहाँ कर रहे हैं क्लास, सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा आउटपुट जो दे रहा है जीडीपी में वो भी सर्विस सेक्टर का ही है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। और ये भी समझ आ गया होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आउटपुट मिल रहा है क्लास सर्विस सेक्टर, फिर उससे कम इंडस्ट्री, फिर उससे कम एग्रीकल्चर। और चाइना में भी सेम ये पैटर्न है। और इंडिया में क्लास जो पाकिस्तान है उसका पैटर्न अलग है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं है, वो क्लास सर्विस सेक्टर का है सबकी तरह, लेकिन सबसे कम एग्रीकल्चर का नहीं है, सबसे कम इंडस्ट्री का है। यानी कि अगर आप देखो पाकिस्तान में, तो जीडीपी में सिर्फ 19% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, इंडस्ट्री बहुत कम है पाकिस्तान की बात करें तो। सर्विस में 57 सबसे ज़्यादा, और क्लास सबसे कम जो है, अगर मैं इन्हीं तीनों की बात करूं, वो इंडस्ट्रियल, सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर, थर्ड नंबर पे सर्विस सेक्टर। अगर मैं इनके वर्क फोर्स की बात करूं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी पे डिपेंड करते हैं, 41%। जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उनके पास रोजगार है, तो 100 में से 41% लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं। 24% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज है, और 35% लोग जो हैं वो आपका सर्विस सेक्टर में एंगेज है। तो चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का वर्क फोर्स और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आई होप समझ आ गया होगा। अगर मैं क्लास आपको कंक्लूड करके बताऊं, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है, चाइना का भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही है जीडीपी में। और वर्क फोर्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का एग्रीकल्चर में है, जबकि चाइना का सर्विस में है, और पाकिस्तान का भी एग्रीकल्चर। तो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन लगभग लगभग आपको सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इंडिया का जो
एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है वो 16% है, जो कि पाकिस्तान से कम है। लेकिन सर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जो परफॉर्मेंस है इंडिया की वो बहुत अच्छी है, 30, यानी कि जीडीपी का 30% हमारा आ रहा है इंडस्ट्री से, कारखाने से, जो कि पाकिस्तान का नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया से बेहतर किसका है क्लास? चाइना का 41%। तो इसमें चाइना का जो है वो बहुत बेहतर है, बट चाइना एग्रीकल्चर के मामले में बहुत पीछे है। और रीज़न इसका यही है कि चाइना के अंदर जो है वो क्लाइमेट अलाउ नहीं करता। हर एरिया का, हर कंट्री का जो अर्थ में वो कंट्री कहाँ पे है डिपेंड करता है इसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, कि वहाँ फसल कितनी अच्छी होगी कितनी अच्छी नहीं होगी। तो इस सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्लास सबसे ज़्यादा चांसेस पूरे में ये चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो 2 कंट्री का भी ले सकता है, 3 का भी ले सकता है, और किसी भी सेक्टर का ले सकता है, तीनों का ले सकता है। बस आपको इसे एक्सप्लेन करना है कि इस कंट्री में इतना है, इस कंट्री में इतना है। जब मैं सैम्पल पेपर कराऊंगा, आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, तो मैं क्लास इन सबको लिख के भी दिखाऊंगा आपको। ओके, तो पार्ट नंबर 3 हम लोगों ने अच्छे से ख़त्म किया, जहाँ पे हमने कंपैरिजन किया जीडीपी ग्रोथ रेट के बेसिस पे, हमने सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखा, और साथ में क्लास हमने डेमोग्राफिक कंडीशंस को भी देखा तीनों कंट्री का। आई होप क्लास ये आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। अगेन क्लास इसमें जितना भी डेटा बताया है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन रैंक 1 है, कौन रैंक 2, कौन रैंक 3। ये जरूरी नहीं है क्लास कि आपको फिगर याद हो, हाँ, लेकिन फिगर कोई है तो वो कम क्यों है, कोई ज़्यादा क्यों है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट कि किसी भी कंट्री का ये चीज़ ज़्यादा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, एनी 1 और 2 रीज़न। जैसे चाइना की पॉपुलेशन का मैंने 1 चाइल्ड पॉलिसी का रीज़न बताया, इसी तरीके से क्लास चाइना का जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का बहुत कम क्यों है, क्योंकि क्लास चाइना का कंडीशंस अलाउ नहीं करता, उसका जो कंडीशंस है, जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन अलाउ नहीं करता कि इतनी खेती बाड़ी अच्छे से हो सके, इसीलिए क्लास कम है उसका। तो आई होप आप यहाँ तक पढ़ के समझ करके याद करके आओगे। कल की क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी इंडियन इकोनॉमिक के पूरे सिलेबस की, तो पढ़ के समझ करके याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।